ओके गाइस, सो नाउ वी विल बी सॉल्विंग हिंदी। अब हम हिंदी का क्वेश्चन पेपर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर है आपके 121 टू 150। सेम है, लेवल 2 वालों के लिए है, लेकिन कौन सी है? लैंग्वेज 2। एग्जाम डेट है आपकी 31 जैन 2021। यहाँ पे बोला है निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान से पढ़कर 121 से 128 तक के उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। घायल बाज फिर उड़ना चाहता था। उसने किसी तरह साहस बटोरकर उड़ान भरी और थोड़ी देर पंख फड़फड़ाकर उड़ने के बाद वो नीचे गिर गया। सांप ने भी ऊंचाई पर बने अपने खोखल से निकलकर अपने को आसमान में छोड़ दिया और नीचे जा गिरा। सांप कहने लगा, सो उड़ने का यही आनंद है, भर पाया मैं तो। पक्षी भी कितने मूर्ख हैं, धरती के सुख से अनजान रहकर आकाश की ऊंचाइयों को नापना चाहते थे, किंतु अब मैंने जान लिया कि आकाश में कुछ भी नहीं रखा, केवल ढेर सी रोशनी के सिवा यहाँ कुछ भी नहीं, शरीर को संभालने के लिए कोई स्थान नहीं, कोई सहारा नहीं। फिर भी वे पक्षी के इस बूते पर अपनी डींग हाँकते हैं, किसली धरती के प्राणियों को इतना छोटा समझते हैं। अब मैं कभी धोखा नहीं खाऊंगा, मैंने आकाश देख लिया और खूब देख लिया। बाज तो बड़ी बड़ी बातें बनाता था, आकाश के गुण गाते नहीं थकता था। उसी की बातों में आकर मैं आकाश में कूदा था, ईश्वर भला करे मरते मरते बच गया। अब तो मेरी यह बात और भी पक्की हो गई है कि अपनी खोखल से बड़ा सुख और कहीं नहीं है। धरती पर रेंग लेता हूँ, मेरे लिए यह बहुत कुछ है। मुझे आकाश की स्वच्छंदता से क्या लेना देना, ना वहाँ छत है, ना दीवारें हैं, ना रेंगने के लिए जमीन है। मेरा तो सिर चकराने लगता है, दिल कांप कांप जाता है। अपने प्राणों को खतरे में डालना कहाँ की चतुराई है। सांप सोचने लगा कि बाज अभागा था, जिसने आकाश की आजादी को प्राप्त करने में अपने प्राणों की बाजी लगा दी। किंतु कुछ देर बाद सांप के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उसने सुना चट्टानों के नीचे से एक मधुर रहस्यमय गीत की आवाज आ रही है। पहले उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ, किंतु कुछ देर बाद गीत के स्वर अधिक साफ सुनाई देने लगे। वह अपनी गुफा से बाहर आया और चट्टान से नीचे झांकने लगा। सूरज की सुनहरी किरणों में समुद्र का नीला जल झिलमिला रहा था। लोग मिलकर गा रहे थे, ओ निडरबाज, शत्रुओं से लड़ते हुए तुमने अपना कीमती रक्त बहाया है, पर वह समय दूर नहीं है जब तुम्हारे खून की एक एक बूंद जिंदगी के अंधेरे में प्रकाश फैलाएगी और साहसी बहादुर दिलों में स्वतंत्रता और प्रकाश के लिए प्रेम पैदा करेगी। तुमने अपना जीवन बलिदान कर दिया, किंतु फिर भी तुम अमर हो। जब कभी साहस और वीरता के गीत गाए जाएंगे, तुम्हारा नाम बड़े गर्व और श्रद्धा से लिया जाएगा। अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, भर पाया मैं तो। साहब के इस कथन का क्या मतलब है? देख लिया, अब नहीं देखूंगा। मन भर गया, अब नहीं उड़ूंगा। आनंद आ गया, अब बैठा रहूंगा। समझ गया, अब धोखा नहीं खाऊंगा। तो यहाँ इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज योर ऑप्शन नंबर 1। भर पाया मैं तो, अब मैंने देख लिया, अब कभी भी नहीं देखूंगा। आकाश के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और वे कथन चुनिए जिन्हें सांप असत्य मानता है। वहां ढेर सारी रोशनी है, वहां कोई आधार नहीं है, वहां सुख ही सुख है। तो सांप के अकॉर्डिंग कौन सा स्टेटमेंट है जो यहाँ पे गलत है? वहां ढेर सारी रोशनी है, ये सांप ने कहा था, ठीक है। वहां कोई आधार नहीं है, ये सांप ने कहा था, लेकिन वहां सुख ही सुख है, ये सांप ने नहीं कहा था। सो द ऑप्शन 3 विल बी रॉन्ग। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 123। सांप सोचने लगा, बाज अभागा था क्योंकि उसने घायल अवस्था में भी उड़ना चाहा। वह बहुत घायल हो गया था। आजादी के लिए उसने जान की बाजी लगा दी, प्रयास करने पर भी वह उड़ नहीं पाया। तो यहाँ इसका जो करेक्ट आंसर है कि आजादी के लिए उसने अपनी जान की बाजी लगा दी, इसलिए सांप सोचने लगा कि बाज जो है वो अभागा था। सांप के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा क्योंकि घायल बाज उड़ने लगा था। सूरज की किरणों से समुद्री जल झिलमिला रहा था। लोग बाज की वीरता की गीत गा रहे थे। लोग सांप की समझदारी की प्रशंसा कर रहे थे। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो लोग हैं वो बाज की वीरता की कहानी गा रहे थे। कीमती रक्त में दोनों शब्द क्रमशः हैं। कीमती और रक्त दोनों में क्या है? विशेष्य विशेषण, विशेषण विशेष्य, संज्ञा सर्वनाम और उद्देश्य विधेय। तो यहाँ इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2। विशेषण और विशेष्य। विशेष्य क्या होता है? आपका संज्ञा शब्द। विशेषण होता है जो संज्ञा शब्द की विशेषता बताता है। जैसे कैसा रक्त, आप जब कैसा लगा के क्वेश्चन पूछेंगे ना तो विशेषण विशेष्य में आपको आंसर मिल जाएगा। तो रक्त क्या है? संज्ञा वर्ड। अब इसमें लगाइए आप कैसा रक्त, तो क्या आंसर क्या मिला? कीमती रक्त। तो यहाँ क्या होगा? कीमती विशेषण है जो किसकी विशेषता बता रहा है? रक्त की। और रक्त क्या है? विशेष्य यानी कि संज्ञा शब्द। ओ निडर बाज, उपयुक्त पद में कारक की पहचान कीजिए। कर्ता कारक, कर्म कारक, संबंध कारक और संबोधन कारक। तो यहाँ इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 4। संबोधन कारक होता है हे, विस्मयादि बोधक जिनमें लगता है अरे,
ओ, ये सब क्या होते हैं आपके संबोधन कारक। कर्ता कारक होता है जहां पे आप किसी भी डूअर जो है उसको प्रायोरिटी देते हो। कर्म कारक होता है जहां कर्म की प्रधानता होती है। संबंध कारक जहां पे आप रिलेशन जो है उसको फॉलो करते हो। तो यहाँ क्या होगा आपका संबोधन कारक। स्वतंत्रता के पद परिचय के बारे में क्या उपयुक्त नहीं है? संज्ञा, भाववाचक, ता उपसर्ग और एक वचन। तो यहाँ इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि जो उपसर्ग होता है वो शब्द के आगे लग के शब्द में परिवर्तन करता है, जबकि यहाँ क्या है स्वतंत्र प्लस ता, ये क्या है प्रत्यय, इसमें लास्ट में लग के उसको चेंज करके भाववाचक संज्ञा बना दिया। आपको ये चीज मालूम होनी चाहिए, जो विशेषण शब्द होते हैं ना, जैसे स्वतंत्र भाव, कैसा भाव? स्वतंत्र भाव। तो स्वतंत्र यहाँ क्या है? विशेषण। लेकिन जैसे ही आप इसमें प्रत्यय लगाओगे तो ये किसमें बदल जाता है? भाववाचक संज्ञा में। ठीक है, तो यहाँ क्या है? ये संज्ञा वर्ड है, भाववाचक संज्ञा है, एक वचन है, लेकिन ता उपसर्ग नहीं है, ता क्या है? यहाँ पे प्रत्यय है। घायल होते हुए भी बाज ने उड़ान भरी, क्योंकि उड़ना उसकी विवशता थी, वह शीघ्र ही अच्छा हो सकता था, उसे मुक्त आकाश की स्वच्छंदता प्रिय थी, उसे अपनी निडरता का प्रमाण देना था। तो यहाँ क्या है? उसे मुक्त आकाश जो है उसकी स्वच्छंदता बहुत प्यारी लगती थी, मतलब उसको आकाश में फ्री होके उड़ना अच्छा लगता था। अब यहाँ पे दूसरा गद्यांश है जिसको पढ़ के हमें 129 से 135 तक क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। जिंदगी में धूप छांव के सिद्धांत को मानने वाले फूलों के साथ कांटों की मौजूदगी की शिकायत नहीं करते। मतलब जो लोग अच्छे और बुरे उससे डेडिकेट किया है कि उन प्रिंसिपल को मानते हैं, तो वो अपनी लाइफ में जो प्रॉब्लम आती है उसको लेके शिकायत नहीं करते। यह संभव नहीं कि बिना अड़चन और चुनौती के दैनिक कार्य विशेष कार्य संपन्न होते चले जाएं। जो इन अप्रिय अप्रत्याशित घटनाओं से जूझने के लिए खुद को तैयार नहीं रखेंगे, उनके लिए जीवन अभिशाप बन जाएगा। हर किसी की लाइफ में ट्रेजेडी होती है, तो हमें उस चीज के लिए मेंटली प्रिपेयर होना पड़ता है। वे पग पग पर चिंतित और दुखी रहेंगे और संघर्षों के उपरांत मिलने वाले आनंद से वे वंचित रह जाएंगे। जब आदमी अपने आप को बहुत ज्यादा डिमोरलाइज कर लेता है तो वो परेशान रहने लगता है, दुखी रहने लगता है, और जो उसकी लाइफ में जितने भी हर्डल्स आते हैं उसके बाद जो खुशी मिलती है उसको ओवरकम करने के बाद वो उससे भी वंचित रह जाते हैं। मुश्किल परिस्थिति में संयत धीर व्यक्ति भी विचलित हो जाता है। जब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो लाइफ में तो आप कितने भी काम और कंपोज्ड हो, हम क्या करते हैं? गिव अप कर देते हैं। सन्मार्ग पर चलने वाले की राह में कम बाधाएं नहीं आती। हम जीवित हैं तो कठिनाई चुनौती आएंगी, लेकिन स्मरण रहे कठिनाई और बाधाओं का प्रयोजन हमें तोड़ना गिराना नहीं बल्कि हमें सुदृढ़ कराने का माध्यम होता है। अगर हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, कोई हर्डल है, तो उसका मेन ऑब्जेक्ट ये नहीं है कि हम गिर जाएं, उसका मतलब होता है कि हम अपने आप को संभाल के आगे बढ़ें। बाधाओं का सकारात्मक पक्ष यह है कि कठिनाई से निपटने में उन कौशल और जानकारियों का प्रयोग आवश्यक होता है जो सामान्य अवस्था में सुषुप्त और निष्क्रिय पड़ी रहती हैं, और दुष्कर परिस्थिति से जूझने पर ही वो सक्रिय स्थिति में आती हैं। सुधी जन को यह पता होता है। अमेरिकी रंगकर्मी और पत्रकार विल रोजर्स ने कहा, कठिनाई से उबरने का मार्ग इसी के बीच मिल जाता है। समस्याओं से नहीं जूझेंगे तो ये विशिष्ट कौशल स्थायी रूप से क्षीण हो जाएगा। व्यक्ति समग्र तौर पर जीने में अक्षम हो जाएगा। बेसिकली आपको ये बताने की कोशिश की है कि लाइफ में आपके कितनी भी प्रॉब्लम आए, चीजों को गिव अप करने की बजाय आप उसी सिचुएशन में अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढ सकते हैं। हो सकता है कोई व्यक्ति एक तख्त पर सोते हुए कष्ट महसूस करे, जबकि दूसरा व्यक्ति उसी तख्त को आरामदायक महसूस करे, मगर यह असमानता आरंभिक स्तर की होती है। आंतरिक या मूलगत भाव से एक व्यक्ति की दूसरे व्यक्ति से कोई भी विभिन्नता नहीं है। यह अपनी अपनी चॉइस होती है। किसी को गद्दे पे नींद आती है, किसी को जमीन पे नींद आती है। जिसका मन जितने विस्तृत क्षेत्र के विषय की ओर भागता है उसके लिए मन को एकाग्र करना उतना ही मुश्किल होता है। मतलब जिसका मन जितना ज्यादा विचलित होगा वो एक जगह फोकस्ड नहीं हो पाएगा। लेकिन एक व्यक्ति के मन को आकर्षित करने वाली वस्तु किसी अन्य मनुष्य के मानसिक स्तर को प्रभावित कर सकती है। कोई भी एक पर्सन है, उस मान लीजिए आपको मटेरियलिस्टिक चीजें बहुत अच्छी लगती हैं, गाड़ी का शौक है, स्मार्ट वॉच का शौक है, तो वो दूसरे इंसान के मेंटल स्टेट को कहीं ना कहीं अफेक्ट करती हैं। ऐसे ही किसी अन्य व्यक्ति की आध्यात्मिक यात्रा में मददगार भी साबित हो सकती हैं। और कई लोग ऐसे होते हैं जो आगे उस चीज को देख के बढ़ जाते हैं। इसी बिंदु पर यह बात समझने की है कि दूसरे के प्रति अपनी पवित्र या शुभ भावना के द्वारा हम अनेक व्यक्ति की मानस तरंगों में परिवर्तन कर सकते हैं।
किनका जीवन अभिशाप बन जाता है? जो शिकायत करते रहते हैं, जो अप्रिय घटनाओं से जूझने को तैयार नहीं रहते, जो जिंदगी में धूप छांव के सिद्धांत को मानते हैं, जो सदा सन्मार्ग पर चलते हैं। तो यहाँ इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2। जो अप्रिय घटनाएं होती हैं उनसे जूझने को तैयार नहीं रहते, उनका जो जीवन है वो कैसा हो जाता है? अभिशाप हो जाता है। क्लियर? क्योंकि लाइफ में कितनी भी मतलब अनवांटेड चीजें आए, हमको उनके लिए फाइट करना पड़ता है। नेक्स्ट है, लेखक मानता है कि कठिनाई का वास्तविक प्रयोजन है हमें तोड़ना गिराना, हमारे मार्ग में रुकावट पैदा करना, हमारा दृष्टिकोण बदलना, हमें सुदृढ़ करने का माध्यम बनाना। तो यहाँ इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 कि जो लेखक है वो मानता है कि जितनी भी प्रॉब्लम होती हैं, जो भी हर्डल्स होते हैं, उनका रियल जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है? हमें सुदृढ़ करना। लेखक के अनुसार यह असंभव है कि किसी के जीवन में सदा सुखी सुख रहें, बिना अड़चन के काम होता चला जाए, संघर्ष के बाद हम आनंद से वंचित रह जाएं, फूल के साथ हमें कांटे ना मिले। तो यहाँ इसका करेक्ट आंसर होता है कि हम बिना अड़चन के काम करते चले जाएं। ये लेखक के अकॉर्डिंग बिल्कुल ही इम्पॉसिबल चीज है, क्योंकि अगर लाइफ है तो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी। लेखक का कथन है कि आरंभिक स्तर की असमानता होते हुए भी भीतरी भाव से, मतलब शुरू में जैसे गद्दे वाला एग्जाम्पल था कि किसी को बेड पे नींद आती है, तखत पे किसी को नींद नहीं आती, तो ये क्या है? आरंभिक स्तर की असमानता है। लेकिन भीतरी भाव से सब लोग एक साथ सोचते हैं, मनुष्य विषय की ओर भागता है, एक दूसरे में कोई भिन्नता ही नहीं होती, हमें कौशल और जानकारियों का उपयोग करना होता है। तो यहाँ इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3 कि हम में एक दूसरे से कोई भी विभिन्नता नहीं होती, हर कोई चीजों को लेके परेशान होता है, हर कोई सुबह से शाम तक लेके चीजों को सोचता है। तो ये सारे क्या हैं? आपकी एक इंटरनल सेम प्रॉब्लम होती है। निष्क्रिय शब्द के लिए सबसे उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द होगा, मतलब इसका अपोजिट बनाना है किसका? निष्क्रिय का। तो निष्क्रिय का होता है सक्रिय। तो यहाँ पे ऑप्शन 2 जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सकर्मक का क्या होता है? अकर्मक। अन्य व्यक्ति की मानसिक तरंगों में परिवर्तन करना संभव है, उन्हें सुझाव देकर, उन्हें समझाकर कि सुख दुख अलग है, उसके प्रति सहानुभूति प्रदर्शित करके, अपनी शुभ और पवित्र भावना के द्वारा। तो यहाँ इसका जो करेक्ट आंसर होता है कि जो दूसरे व्यक्ति होते हैं उनकी जो मानसिक तरंग है उसमें परिवर्तन करना कैसे संभव है? अपनी शुभ और पवित्र भावना के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 135। जिंदगी में धूप छांव के जो सिद्धांत है उसको मानने वाले फूलों के साथ कांटों की शिकायत नहीं करते, क्योंकि वो जानते हैं कि सुख के साथ दुख भी आता है, दैनिक कार्य संपन्न होते रहते हैं, अप्रत्याशित घटनाओं से जूझना ही पड़ता है, शिकायत करना कोई अच्छी आदत नहीं। तो यहाँ पे होगा कि जो सुख होता है ना उसके साथ दुख भी आते हैं। धूप क्या है? सुख। छांव क्या है? दुख। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर 1। नीचे दिए गए प्रश्नों के लिए सबसे उचित विकल्प का चयन कीजिए। दीप्ति ने 8वीं कक्षा के बच्चों को समान भाव वाली कविता खोजकर सुनाने के लिए कहा, जैसे या तो उसमें वीर भाव हो या फिर सौंदर्य भाव हो। तो इसका मेन कारण क्या है? बच्चों को समान भाव का अर्थ समझाना, बच्चों की श्रवण प्रक्रिया का आकलन करना, बच्चों का मनोरंजन करने का निर्वहन, बच्चों के बोध स्तर का आकलन करना। तो यहाँ पे ये क्या करना चाह रही है? बच्चों का जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है, बच्चों का जो बोध स्तर है कि वो कितने लेवल तक की चीजें समझ सकते हैं, उसको यहाँ पे आकलित करना चाह रही है। तो जब बच्चे समान भाव वाली कविता को खोजेंगे तो उसमें पता चलेगा कि बच्चा कितना चीजों को समझ सकता है। अगर आप में अंडरस्टैंडिंग होगी तभी तो आपको पता होगा कि ये वीर भाव वाली कविता है, ये सौंदर्य भाव वाली कविता है। क्लियर? एनसीईआरटी 2005 भाषा को बच्चे के सबसे समृद्ध संसाधन मानती है, अस्मिता, व्यक्तित्व, व्यवसाय और भाषा। तो यहाँ इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। जो एनसीईआरटी 2005 है उसमें भाषा जो है वो बच्चे के व्यक्तित्व का सबसे समृद्ध संसाधन मानती है। किसको? जो लैंग्वेज होती है ना वो बच्चे की ओवरऑल पर्सनैलिटी जो है उसको मेन सोर्स होता है। तो यहाँ क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर 2। इनमें से कौन सा शब्द शब्दकोश में पहले आएगा? सिमत, सिरजती, सिलसिला और सीरत। तो अगर डिक्शनरी के हिसाब से देखें तो इसमें जो सबसे पहला शब्द आएगा वो क्या है? सिमत, क्योंकि ये क्या है? हाफ में। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 विल बी करेक्ट। कक्षा 6 में कविता शिक्षण के दौरान सबसे महत्वपूर्ण है। कक्षा 6 का जो बच्चा है उसमें क्या कर रहा है? पोएम टीचिंग हो रही है, तो उसके दौरान सबसे जरूरी क्या है? भिन्न भिन्न शब्दों का प्रयोग, भिन्न भिन्न भावभूमि, भिन्न भिन्न समास और भिन्न भिन्न छंद। तो यहाँ इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2। भिन्न भिन्न जो भावभूमि होती है वही कविता शिक्षण में सबसे जरूरी होती है, क्योंकि हर कविता जो होती है उसका एक पर्टिकुलर भाव होता है।
क्लियर। नेक्स्ट है भाषा खुद में एक कैसी व्यवस्था है, सरल, जटिल, नियमबद्ध और तार्किक। तो भाषा जो होती है ना वो हमेशा कैसी होती है, नियमबद्ध होती है। अगर भाषा में नियम नहीं होंगे तो आप कभी भी भाषा को प्रॉपर तरीके से यूज नहीं कर पाएंगे। नाटक और एकाकी पढ़ने पढ़ाने के दौरान सबसे ज्यादा जरूरी है। आपने किसी भी बच्चे को नाटक पढ़ाया या एकाकी पढ़ाई तो उसके दौरान सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, उच्चारणगत शुद्धता, नाटक के शास्त्रीय तत्व, मौन पठन और संवाद अदायगी। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा जब आप कम्युनिकेशन करते हो। संवाद अदायगी मतलब जहाँ पे आप एक डायलॉग बोलते हो दूसरा डायलॉग कोई और डिलीवर करेगा। तो नाटक का मतलब यही होता है, मान लीजिए आप महाभारत प्ले कर रहे हैं या रामायण प्ले कर रहे हैं तो उसमें क्या होता है, हर कैरेक्टर के अपने अपने डायलॉग्स होते हैं। तो इसमें सब मौन पठन तो नाटक में हो ही नहीं सकता, नाटक के शास्त्रीय तत्व होते ही नहीं है, उच्चारणगत शुद्धता नहीं, बल्कि आप किस तरीके से डायलॉग को डिलीवर करते हैं। क्लियर, सो द ऑप्शन 4 विल बी करेक्ट। कक्षा 8 के लिए साहित्य का चयन करते समय आप किस तत्व को सबसे ज्यादा महत्व देंगे, मतलब क्लास 8 का बच्चा है तो उसमें आपको साहित्य सेलेक्ट करना है तो उसमें आप कौन सा फैक्टर देखेंगे, परी कथा, राजा रानी, रहस्य रोमांच और पशु पक्षी। बच्चा कैसा है, छोटा है, तो उस केस में हम रहस्य रोमांच जो है इसमें क्या होता है, बच्चा चीजों को ओपन अप करने के लिए मतलब चीजों को सुलझाने के लिए बहुत एक्साइटेड रहता है। तो साहित्य का चयन करने के लिए हम किसको देखेंगे, रहस्य रोमांच। कक्षा 7 में हिंदी भाषा के आकलन की दृष्टि से सबसे कम प्रभावी है, क्लास कैसी है, 7। किसका आकलन करना है, हिंदी भाषा का। सबसे कम इफेक्टिव क्या होगा, प्रश्न का निर्माण, अवलोकन, बातचीत और श्रुतलेख। तो यहाँ पे श्रुतलेख जो है वो सबसे कम आकलित मतलब सबसे कम प्रभावी है। क्यों, क्योंकि हमें आकलन क्या करना है, भाषा के आकलन का। तो प्रश्न निर्माण में क्या होगा, आप किस तरीके से प्रश्न बना रहे हो, बच्चा कितना इफेक्टिव उसका आकलन मतलब जवाब दे पा रहा है। अवलोकन, आप बच्चे को जब ऑब्जर्व करते हो कि बच्चा किस तरीके से हिंदी बोल रहा है, उसका प्रोनाउंसिएशन कैसा है, कैसा उसका फोनेटिक्स है, बच्चा बात करते वक्त कैसी चीजों को यूज कर रहा है। श्रुतलेख होता है जब बच्चा सुन के लिखता है, तो उस केस में क्या होता है, बच्चे की हिंदी भाषा को आकलित नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि पहले बच्चा उस चीज को सुनेगा और फिर वो एज इट इज या अपने वर्ड्स में फ्रेम करके उसको लिखेगा। तो सबसे कम इफेक्टिव क्या होता है, श्रुतलेख। सो द ऑप्शन 4 विल बी करेक्ट। भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया को रोचक और उद्देश्यपूर्ण बनाने में सबसे ज्यादा प्रभावी है, मतलब भाषा सीखनी है और सिखानी है। इस प्रोसेस को अगर हमें बहुत इंटरेस्टिंग बनाना है तो उसके लिए क्या जरूरी है, कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश का उपयोग, पाठ्य पुस्तक का अभ्यास, कहानी कविता की पंक्ति देखकर लिखना, टीवी धारावाहिकों के नाम लिखना। तो यहाँ इसका जो करेक्ट आंसर होता है कि अगर आपको बच्चे को लैंग्वेज सिखानी है और उसको इंटरेस्टिंग बनाना है तो कक्षा में क्या कीजिए, प्रिंट समृद्ध जो परिवेश है उसको यूज कीजिए। जैसे मान लीजिए कोई क्लास है, यहाँ पे क्या कीजिए, आपने बच्चे के जो भी वर्ण होते हैं जैसे अ आ ई जो है वर्णमाला वो लगा दी, यहाँ पे आम लगा दिया, यहाँ पे वेजिटेबल्स का पोस्टर लगा दिया, यहाँ कुछ लगा दिया। तो उसमें क्या होता है, बच्चा जब क्लास में घुसता है तो उधर उसका ध्यान अपने आप जाएगा। और जब प्रिंट समृद्ध परिवेश आप देते हो तो बच्चा चीजों को अपने आप लर्न करेगा। उन विज्ञापनों को इकट्ठा कीजिए जो हाल ही के ठंडे पेय पदार्थ से जुड़े हुए हैं। उनमें स्वास्थ्य और सफाई पर दिए गए ब्यौरे को छांट कर देखें कि हकीकत क्या है। ये प्रश्न बाहर की दुनिया और कक्षा को जोड़ता है, बच्चों के लिए बहुत जटिल है, बच्चों को ठंडा पेय पीने की प्रेरणा देता है, बच्चे को बाहर की दुनिया को अत्यधिक महत्व देता है। तो इस क्वेश्चन को कराने का मतलब ही यही है कि बच्चे की जो बाहर की दुनिया है, सब लोग टीवी देखते हैं, उसमें पेप्सी कोको कोला वगैरह के ऐड आते हैं, उस चीज को आपने क्लास से जोड़ के बोला है। क्यों, क्योंकि जब बच्चा ऐसे एडवर्टाइजमेंट इकट्ठा करेगा जो कोल्ड स्टोरेज मटेरियल यानी कि ठंडे पेय पदार्थ से हैं, तो उसमें बच्चा हेल्थ से और सफाई पे, ये क्या है आपका क्लासरूम टॉपिक, ठीक है। तो ये दोनों चीजें ही आपस में कनेक्ट हुई हैं। सो द ऑप्शन 1 विल बी करेक्ट। नेक्स्ट है उच्च प्राथमिक स्तर यानी कि 6 से 8 क्लास के बच्चे। भाषा शिक्षण का एक अत्यंत महत्वपूर्ण उद्देश्य है, मतलब इन बच्चों को पढ़ाने के लिए जो लैंग्वेज टीचिंग है उसका मेन पर्पस क्या है, व्याकरण के नियम सिखाना और प्रयोग करवाना, विभिन्न कार्य क्षेत्र से जुड़ी प्रयुक्ति से परिचित करना, समस्त हिंदी साहित्यकारों से परिचित कराना, समस्त अहिंदी साहित्यकारों से परिचित कराना। तो यहाँ इसका करेक्ट आंसर होगा, हमें अपर प्राइमरी लेवल पर जो लैंग्वेज टीचिंग है उसका एक मेन पर्पस देखना है। तो अलग अलग जो कार्य क्षेत्र हैं उनसे जुड़ी प्रयुक्तियों से उसको परिचित कराना, ठीक है।
मतलब आप हिंदी लैंग्वेज को कितने तरीके से कहाँ कहाँ पे उसको जोड़ के लिख सकते हो या पढ़ सकते हो। सो द ऑप्शन 2 विल बी करेक्ट। व्याकरण के नियम सिखाना और प्रयोग करवाना, ये होता है आपका ग्रामर टीचिंग में, ठीक है। फिर होता है हिंदी साहित्यकार, ये आपका जो वर्ड्स जब हम पढ़ते हैं, यानी कि जब हम पद्य पढ़ते हैं तो उसमें इस चीज को यूज किया जाता है। हिंदी भाषा का आकलन करने के संदर्भ में वे प्रश्न अपेक्षाकृत बेहतर होते हैं। मतलब कौन से क्वेश्चंस हैं जो हिंदी भाषा के आकलन में जरूरी हैं, मतलब इंपॉर्टेंट है, जो बच्चे की कल्पना सृजनशीलता को बढ़ावा दे, यही सही है। क्योंकि जहाँ पे बच्चे की इमेजिनेशन पावर स्ट्रांग होगी तो बच्चा ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से चीज़ों को सीखेगा। सुंदर लेखन के लिए प्रेरित करते हैं, नहीं। उत्तर जटिल और दीर्घ होते हैं, उत्तर तयशुदा होते हैं, नहीं। यहाँ पे बच्चे की कल्पना और सृजनशीलता। एक व्यक्ति ने पूछ लिया, कैसा है वह मुरली वाला, मैंने तो उसे नहीं देखा, क्या वह पहले भी खिलौने बेचा करता था। एक पाठ का यह अंश पढ़ने के दौरान किसके विशिष्ट संदर्भ में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। उच्चारण, अनुतान, अवबोध और लिखना। तो यहाँ पे क्या होगा आपका अनुतान, मतलब आप कितने इंटोनेशन के साथ इस डायलॉग को बोलेंगे, कहाँ आपको पॉज लेना है। कैसे, एक व्यक्ति ने पूछ लिया, अब हम इसको कैसे बोलेंगे, कैसा है वह मुरली वाला, पॉज लगाया, मैंने तो उसे नहीं देखा, ठीक है। यहाँ पे विस्मयादिबोधक, क्या वह पहले भी खिलौना बेचा करता था, तो यहाँ क्या हुआ क्वेश्चन मार्क। तो ये सब क्या है आपके एक इंटोनेशन प्रोसेस है, कहाँ आपको कैसे एक्सप्रेशंस देने हैं, ठीक है। तो ये क्या है आपका अनुतान। अवबोध होता है किसी भी चीज की समझ, लिखना, राइटिंग, उच्चारण, किस तरीके से आप उस चीज को बोलते हो। नेक्स्ट है उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चे की सृजनात्मक अभिव्यक्ति की दृष्टि से कौन सा प्रश्न सबसे ज्यादा प्रभावी है। यानी कि 6th क्लास और 8th क्लास के जो बच्चे हैं उनकी क्रिएटिव अभिव्यक्ति जो है उसके लिए कौन सा प्रश्न सबसे ज्यादा इफेक्टिव है। खान पान के मामले में स्थानीयता का क्या अर्थ है, खान पान में बदलाव के कौन से फायदे हैं, लेखक खान पान में बदलाव को लेकर चिंतित क्यों है, घर में बातचीत करके घर में बनने वाले पकवान के बनने की प्रक्रिया बताइए। तो यहाँ इसका करेक्ट आंसर होगा, हमें क्या करना है, बच्चे की क्रिएटिव अभिव्यक्ति देखनी है। तो घर में आप बातचीत कीजिए, घर में बनने वाले जो पकवान हैं उनके बनने की प्रोसेस समझाइए। खान पान के मामले में स्थानीयता का क्या अर्थ है, इसमें बच्चा क्रिएटिव अभिव्यक्त नहीं होगा। खान पान के बदलाव के कौन कौन से फायदे हैं, नहीं। सबसे ज्यादा इफेक्टिव क्वेश्चन है कि जब आप बच्चे के क्वेश्चन को, मतलब किसी भी क्वेश्चन को बच्चे की रियल लाइफ से जोड़ते हैं, यहाँ बच्चा अपने ही घर पे बातचीत करके उस क्वेश्चन का आंसर करेगा। सो द ऑप्शन 4 विल बी करेक्ट। भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर का मुख्य आधार क्या है, मतलब लैंग्वेज लर्निंग और लैंग्वेज एक्विजिशन में जो डिफरेंस है उसका मेन बेसिस क्या है। भाषा की जटिलता, भाषा का सौंदर्य, भाषा का परिवेश और भाषा की प्रकृति। तो यहाँ इसका करेक्ट आंसर होगा भाषा का परिवेश, ठीक है। भाषा का जो परिवेश होता है ना, भाषा की जटिलता होती है कि लैंग्वेज आप कितने टाइम में सीख पा रहे हैं। भाषा का सौंदर्य होता है कि कितने इफेक्टिव तरीके से भाषा रिप्रेजेंट होती है। नेचर ऑफ लैंग्वेज होता है आपका अलग, लेकिन जो आपका एनवायरनमेंट है लैंग्वेज का, उसमें आप भाषा को सीखते भी हो और भाषा को अर्जित करते हो। लैंग्वेज लर्निंग कहाँ होती है, एक फिक्स्ड करिकुलम होता है लैंग्वेज लर्निंग में, एक फिक्स्ड जगह होती है जहाँ पे आप भाषा को सीखते हो। जबकि भाषा अर्जित में क्या होता है, आप अपने घर वालों के बीच या फिर कॉलोनी में या फिर सोसाइटी में आप किसी भी लैंग्वेज को अर्जित करते हो। सो आई जस्ट होप गाइस कि आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं। इफ यू गाइस हैव एनी डाउट देन प्लीज ड्रॉप इन ए कमेंट सेक्शन। थैंक यू।